अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन किराम, दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज़ की बात की जाए तो रशिया, यूनाइटेड स्टेट और यूके का नाम सबसे पहले आता है। ये तीनों ममालिक न सिर्फ आर्मेड फोर्सेस की ताकत में पहले नंबर पर आती हैं, बल्कि मईशत और टेक्नोलॉजी में भी ये मुल्क दीगर ममालिक से आगे नज़र आते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इतने मजबूत ममालिक अफगानिस्तान जैसे मईशत और ताकत के एतबार से छोटे मुल्क से बारहा हार चुकी है? अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि यहाँ दुनिया की सुपर पावर हमेशा जंगें हार जाती हैं और उन्हें यहाँ से उल्टे पांव भागना पड़ जाता है? और सबसे बढ़कर ये कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटेन की अफगानिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों रही है? नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान ने ज़्यादातर हिस्सा गैर मुल्की ताकतों से जंग लड़ने में गुजारा है। यहाँ पर कब्जा करने की तारीख को देखा जाए तो 2500 साल पहले 522 BC में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, लेकिन वो अपना कब्जा महज 2 साल ही बरकरार रख सका। उसके बाद 331 BC में अलेक्जेंडर, जिसने आधी दुनिया पर कब्जा किया था, उसने अफगानिस्तान पर भी हमला किया। अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से भी याद करती है, वो भी यहाँ 7 साल ही हुकूमत कर सका। मंगोल एम्पायर, सिख एम्पायर और मुगल एम्पायर ने भी अफगानिस्तान पर मुख्तलिफ वक्तों में हमला किया। मंगोल एम्पायर 2 साल, जबकि मुगल और सिख एम्पायर एक साल ही यहाँ हुकूमत कर पाए। जब ब्रिटिश ने बरसगीर पाको हिंद पर कब्जा करना शुरू किया तो आज के म्यांमार से लेके बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान तक का सारा इलाका ब्रिटिश के कंट्रोल में था। इस वक्त भी ब्रिटिश ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। 1979 में सोवियत यूनियन यानी रूस ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। 9 साल तक अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद रूस को भी अपनी फौज यहाँ से निकालनी पड़ी। इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी। अफगानिस्तान में नाकामी पर सोवियत यूनियन पर पूरी दुनिया में मनफी असरात मुरतब हुए। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से निकलने के 12 साल बाद 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस जंग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी नेटो ममालिक ने मिलकर हमला किया था। एक जानिब नेटो में शामिल 13 ममालिक थे तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान की जंग अकेले ही लड़ रहा था। नौबत यहाँ तक आ गई कि 2021 में नेटो फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकलने के लिए अफगान तालिबान से मुआहदा करना पड़ा। मुबस्सिरीन का कहना है कि इस जंग के दौरान नेटो फोर्सेस को सिर्फ 15% अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल रहा। खित्ते के लिहाज से अफगानिस्तान फ्रांस से बड़ा, जबकि आबादी के लिहाज से यूएस स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम लोग यहाँ आबाद हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि अफगानिस्तान 13 मुल्कों की ताकतवर फोर्सेस से लड़ता रहा? इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान की जोग्राफियाई हदूद है। अफगानिस्तान कई अलग अलग कबीलों की शक्ल में मौजूद हैं, जिसमें उज़्बक, ताजिक और पश्तून शामिल हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर आज से 120 साल पहले गैर मुल्की ताकतों ने बनाया था। यहाँ मुकीम कबाइल के सामने इस बॉर्डर की कोई अहमियत नहीं थी। सदर्न बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पश्तून कबाइल कई सदियों से आबाद हैं। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान से ज़्यादा पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं। बॉर्डर बनने से पहले सदर अफगानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में पश्तून मुकीम थे। जब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ के बॉर्डर का तयन किया तो इस बॉर्डर की इन पश्तून कबाइल के सामने कोई अहमियत नहीं थी। ये बॉर्डर ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए ये बॉर्डर कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल रहा है। द ड्यूरेड लाइन से पहचाना जाने वाला ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर पर मुहित है। इस तवील बॉर्डर में 300 ऐसे मकामात हैं जहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। अफगानिस्तान का नक्शा देखा जाए तो ये एक लैंड लॉक मुल्क है, जिस पर अगर ज़मीनी हमला करना हो तो इसके लिए पड़ोसी ममालिक से मदद लेनी पड़ती है, जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो हमला करने वाले को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, जिनको हिंदुकुश माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये पहाड़ इतनी ऊंचे और ख़तरनाक हैं कि इनको क्रॉस करते हुए सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। ये माउंटेन रेंज अफगानिस्तान के 75% हिस्से पर फैले हुए हैं। पूरे अफगानिस्तान का 50% हिस्सा 2000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, मकामी जंगजू इन पहाड़ों के करीब से गुजरने वाले रशियन फोर्सेज पर हमला करके पहाड़ों में पनाह लेते थे, जहां इनको तलाश करना नामुमकिन होता था। हिंदुकुश माउंटेन रेंज जहां हमलावरों को रोकती है, वहाँ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ज़रूरती ज़िंदगी पहुँचाना भी खासे मुश्किल होता है। यहाँ दर्जनों कबाइल आबाद हैं। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्तों की वजह से ज़्यादातर कबीलों का आपस में भी कोई राब्ता नहीं होता। यहाँ पर वादी में बसने वाले कबाइल ने अपने अपने कानून बनाए हुए हैं। ज़्यादातर कबाइल अपनी हिफाजत भी खुद करते हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान की मकामी हुकूमत का भी इन कबाइल पर कंट्रोल नहीं है। जब एक मकामी हुकूमत इन कबाइल को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर कैसे मुमकिन है कि कोई गैर मुल्की इन पर हुक्मरानी कर सके? 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के खुद शहर में अपना मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब रही।
یہ بیس ایک وادی میں بنائی گئی تھی جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ موجود تھے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان جنگجوؤں نے چاروں طرف سے اس بیس کو گھیر لیا۔ ان جنگجوؤں نے وادی تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے، جس کی وجہ سے سوویت ملٹری بیس کا سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا اور وہ صرف ہوائی ترسیل تک محدود رہ گئے۔ افغان جنگجوؤں کی یہ حکمت عملی صرف سوویت یونین کو ہی ہرانے میں کامیاب نہیں تھی۔ 2001 میں جب امریکنز نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو 1,30,000 فورسز کو افغانستان میں اتارا گیا۔ اتنی تعداد میں فورسز کے لیے فوڈ اور ایمونیشن سپلائی کے لیے پاکستان کی خیبر پاس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ افغان جنگجو یہاں بھی ٹرکس پر حملہ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ 2009 میں ایک حملے میں خیبر پاس کے ایک بہت بڑے حصے کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ جب نیٹو فورسز کے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ بہت آسانی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آتے اور نیٹو کنٹینر کو افغانستان داخل ہونے سے قبل ہی جلا دیتے تھے۔ نیٹو فورسز نے افغانستان حکومت اور مقامی افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ کئی مقامات پر ان کو کامیابی بھی ملی، لیکن اگر اس 20 سالہ جنگ کا نچوڑ نکالا جائے تو امریکہ صرف 15% افغانستان کو ہی کنٹرول کر سکا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یو ایس نے افغان جنگ میں ٹوٹل $2.3 ٹریلین بہا دیے تھے۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے باوجود 85% افغانستان پر طالبان کا ہولڈ تھا، تو یو ایس نے یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن آخر یہ تمام قوتیں افغانستان کو ہی کنٹرول کرنا کیوں چاہتی ہے؟ اس بات کا جواب بھی افغانستان کی جغرافیائی حدود ہیں۔ افغانستان کو ہارٹ آف دی ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے ضروری ہیں کہ افغانستان کے معاملات کنٹرول میں رہے۔ جو بھی افغانستان کو کنٹرول کرے گا وہ ان تمام ممالک کے لیے بہت خاص ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں کوئی طاقت اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہیں تو دوسرے ممالک افغان جنگجوؤں کو فنڈ کر کے حملہ اور طاقت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔